नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पाकिस्तान की उस खबर पर जिसमें गेहूं 32,000 टन बताया जा रहा है। सिंध में जिस 32,000 टन गेहूं की बात हो रही है उसकी क्वालिटी खराब बताई जा रही है। इसके बावजूद सिंध सरकार वो गेहूं नहीं दे रही है। ऐसे में जब कैबिनेट में मामला उठा तो कहा गया कि क्या सिंध सरकार आम जनता को जानवरों से भी बदतर मानती है। पाकिस्तान के सिंध राज्य के एक फैसले की वजह से देश के कई हिस्सों में आटे की कमी का संकट आने वाला है। सिंध राज्य ने पुराने गेहूं का स्टॉक देने से मना कर दिया है। स्टॉक करीब 32,000 टन का है, लेकिन अब ये गेहूं सिंध के पास ही रहेगा। ऐसे में कराची, लरकाना, शिकारपुर, कंबर और कासमोर रीजन में आने की कमी की वजह से इस साल फिर से लोगों के भरपेट खाने में लाले पड़ेंगे। पिछले कई सालों से पाकिस्तान में ऐसे हालात बनते रहे जिसमें पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के पास पेट भरने के लिए रोटियां नहीं मिल पाती। लोग कई गुना ज़्यादा दामों में रोटियां, ब्रेड खरीदते हैं और कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन जाती है। सिंध राज्य के फूड डिपार्टमेंट ने 2 फरवरी को ये गेहूं की बात कही थी, लेकिन आटा मिल पर 8 फरवरी को दूसरा आदेश जारी किया गया और अपने फैसले को रद्द कर दिया गया। सिंध राज्य के इस फैसले से केंद्र सरकार में भी काफी नाराजगी जताई है और प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस फैसले की वजह से काफी चिंतित हैं। इसी वजह से 10 अप्रैल को पाकिस्तान की कैबिनेट ने सिंध सरकार के इस फैसले का विरोध किया और पूरे मामले पर काफी देर तक चर्चा हुई। सरकार को इस बात का डर है कि कहीं आम जनता रोटी की कमी की वजह से बगावत न कर दे। सिंध प्रांत के इस फैसले की वजह से सबसे ज्यादा असर कराची सीजन पर पड़ेगा, क्योंकि 32,000 टन गेहूं में से 16,000 टन गेहूं अकेले कराची को मिलता था। सिंध राज्य के फूड डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा कि हमें पुराना गेहूं नष्ट करना पड़ेगा तो हम कर देंगे, लेकिन फ्लोर मिल्स माफिया के हाथों में गेहूं नहीं पड़ने देंगे। वैसे भी सरकार की गेहूं रिलीज करने की पॉलिसी साल 2020-21 की पॉलिसी में भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं हुआ। फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा मकसद साफ है, हम स्कैम से बचना चाहते हैं। इसके लिए माफिया को फायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देंगे। सिंध राज्य साल 2012 से 2017 तक लगातार गेहूं की सप्लाई करता था, लेकिन 2018-19 में सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदा ही नहीं था। वहीं साल 2019-20 में गेहूं की कम खरीदी हुई, जबकि किसानों को सरकार को सूचना देना जरूरी है कि वो कितना गेहूं उगा रहे हैं। पिछले साल सिंध सरकार की गेहूं खरीदी का टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। इस साल सिंध सरकार 3700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की नीलामी करेगी। सिंध में जिस 32,000 टन गेहूं की बात हो रही है उसकी क्वालिटी खराब बताई जा रही है। इसके बावजूद सिंध सरकार वो गेहूं नहीं दे रही है। ऐसे में जब कैबिनेट में मामला उठा तो कहा गया, क्या सिंध सरकार आम जनता को जानवरों से भी बदतर मानती है, जो गेहूं लोगों को ना देकर फैक्ट्रियों के लिए दे रही है। यही नहीं, कैबिनेट ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर खाद्यान्न पदार्थों का जो संकट बना है वो भी सिंध की वजह से है, क्योंकि जिस सरकार अपना डाटा केंद्रीय सरकार के साथ साझा ही नहीं कर रही है, सिंध सरकार एकदम सड़ जाने की स्थिति तक गेहूं को रोक कर रख रही है, जो कि गलत है। अब रुक कर लेते हैं चावल की खबर की ओर। बक्सर के सोनाचूर चावल को पहचान दिलाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। धान का कटोरा कहलाने वाला शाहाबाद क्षेत्र के बक्सर जिला को सोनाचूर चावल के उत्पादन से पहचान को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस पहचान को लेकर आत्मा के निदेशक ने पहल भी शुरू कर दी है, जिसे एफपीओ के माध्यम से बाजारीकरण को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। वहीं किसानों को जोड़कर इसके लिए एफपीओ का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जिला में उत्पादन होने वाले विशेष प्रकार के सोनाचूर चावल को ग्लोबल रूप से बाजारीकरण कर बक्सर को एक अलग पहचान दी जा सके। इस विशेष प्रकार के चावल के माध्यम से बक्सर की पहचान को लेकर जिला पदाधिकारी ने आत्मा निदेशक को उनके स्तर से हर प्रकार की सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। इसके लिए बनाए गए कार्य योजना को जिले में भलीभूत कराया जा सके। चावल की प्रोडक्शन, मिलिंग, फैक्टरिंग
पैकेजिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आत्मा द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई गई है। इसकी शुरुआत भी किसान पाठशाला के माध्यम से कर दी गई है, जिससे संबंधित प्रखंड के किसानों को अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सके और कृषि के क्षेत्र में बेहतर उत्पादन को लेकर उन्हें सहयोग प्राप्त हो सके। इस कार्य योजना के तहत सिमरी, ब्रह्मपुर, चक्की प्रखंड में विशेष तौर पर आलू उत्पादन को लेकर किसान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे आलू का बेहतर और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। वहीं राजपुर, नवागढ़ एवं इटाडी प्रखंडों में मेथा की खेती को लेकर भी प्रोत्साहन किया जा रहा है, जहां किसानों द्वारा पारंपरिक खेती के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर मेथा की खेती की जाती है, जो किसानों की आय वृद्धि में कई गुना इजाफा कर सकती है। इसको देखते हुए इन प्रखंडों के किसानों को मेथा संबंधित खेती की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें तथा उनके उत्पाद को खरीदने के लिए बाहर की कंपनियां क्षेत्र में आए, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही मेथा की बेहतर उत्पादन को लेकर किसान पाठशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे किसान लाभान्वित होकर अन्य किसानों को भी इस फायदे की खेती के प्रति प्रेरित कर सकें। स्थानीय स्तर पर तेल निकालने के लिए किसानों को आत्मा द्वारा मशीन की भी व्यवस्था की जाएगी। जिले में सोनाचूर चावल का विशेष तौर पर उत्पादन होता है। इस विशेष प्रकार के सोनाचूर चावल से बक्सर की पहचान को लेकर विभागीय स्तर पर कार्य शुरू किया गया है, जिसके लिए जिला पदाधिकारी ने भरपूर सहयोग करने का आश्वासन भी दे दिया है। वहीं भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग किस्म की फसलों का उत्पादन होता है, जिसके आधार पर किसानों को क्षेत्रीय फसलों के उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा संबंधित फसलों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा संबंधित फसलों का उत्पादन प्राप्त कर सके। ये तो हमने बात की थी चावल की। अब बात कर लेते हैं गुड़ की। इस साल का रिकॉर्ड भंडार हुआ है। मुजफ्फरनगर जिले में इस बार शीतगृहों पर गुड़ का रिकॉर्ड भंडारण हुआ है। जिले में 10 फरवरी तक गुड़ के 7,25,171 कट्टों का भंडारण हो चुका है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 10 फरवरी तक 5,40,078 कट्टों का अधिक भंडारण हुआ है। बीते वर्ष इस समय तक केवल 1,85,093 गुड़ के कट्टे भंडारित हुए थे। हालांकि स्टॉक बढ़ने के बावजूद मंडी के कारोबार में कमी आई है। गुड़ भंडारण के लिए जिले में 7 शीतगृह और इनकी भंडारण क्षमता 12 लाख कट्टों की है और मुजफ्फरनगर में एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। साल 2019-20 में पेराई सत्र लंबा चला था और गुड़ की आवक जून माह तक हुई थी। तब सीजन में 2600 रुपए क्विंटल गुड़ का भाव था, जो बाद में 3600 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया था। ऐसे ही स्थिति इस बार भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। व्यापारियों का मानना है कि इस बार दक्षिणी भारतीय राज्यों और पूर्वांचल में गन्ने की फसल कमजोर है और पेराई सत्र मार्च-अप्रैल तक ही खिंच पाएगा। इसी के चलते स्टॉकिस्ट गुड़ का स्टॉक कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में गुड़ का ओवर स्टॉक हो रहा है। ऐसे में दूसरे राज्यों के व्यापारी भी मुजफ्फरनगर के अधिक स्टॉक को देखते हुए स्टॉक नहीं कर रहे हैं। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद मंडी के बाहर कारोबार टैक्स नहीं होने का भी एक वजह बताया जा रहा है। इस बार सीजन करीब 1 माह पहले शुरू हो गया। व्यापारियों ने स्टॉक भी जल्दी शुरू किया। फसल कमजोर है और पेराई सत्र भी जल्द समाप्त होने वाला है। स्टॉक बाद में आएगी। व्यापारियों का कहना है कि हम लोगों को गुड़ पर 1.5% टैक्स देना पड़ता है। हमारा गुड़ टैक्स नहीं देने वालों से महंगा हो जाता है। बाजार में इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इस समय दक्षिणी भारतीय राज्यों और पूर्वांचल में फसल कमजोर है और पेराई सत्र जल्द समाप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के चलते स्टॉकिस्ट स्टॉक बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में गुड़ का ऑनलाइन वायदा कारोबार बढ़ा है। NCDX में गत 15 दिसंबर से देश भर में यहां गुड़ का वायदा कारोबार शुरू हुआ है। देश भर के गुड़ व्यापारी गुड़ की खरीद बिक्री के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। पहले गुड़ वायदा व्यापार फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन द्वारा संचालित होता था, जबकि अब सेबी द्वारा नियंत्रित होता है। सेबी का नियम अधिक सख्त है। गुड़ व्यापारियों का मानना है कि गुड़ वायदा कारोबार का भविष्य अच्छा है। बिजनौर कोल्ड स्टोरेज में अब तक करीब 3.5 लाख क्विंटल गुड़ रखा जा चुका है। ये पिछले साल से करीब 40,000 क्विंटल ज्यादा है। इस समय गुड़ के दाम बहुत कम चल रहे हैं। ऑफ सीजन में बरसात के बाद गुड़ के दाम हर साल बढ़ते हैं। इस वजह से कोल्हू और कृषि संचालक अभी गुड़ बाजार में नहीं उतार रहे हैं और उसका स्टॉक कर रहे हैं।
अब रुख कर लेते हैं गन्ने की खबर की ओर। देश के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। मोटे तौर पर देखें तो अब देश के करीब 1 किसानों को गन्ने का सरकारी तय मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल मिल सकता है। लेकिन गन्ने की वास्तविक कीमत क्या होगी, ये उससे निकलने वाली चीनी यानी रिकवरी रेट पर तय होगा। चीनी मिल इसी के अनुरूप भुगतान करेगी। बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट में फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, गन्ने के FRP में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 285 रुपए क्विंटल यानी 2850 रुपए टन का रेट मिलेगा। सरकार ने ये रेट 10% रिकवरी पर तय किया है, लेकिन अगर 1% रिकवरी ज्यादा होगी तो किसान को प्रति क्विंटल 28.50 पैसे ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिकवरी 9.5 या उससे कम होता है तो गन्ना किसानों को 270 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा। ये फैसला किसानों के हितों को देखते हुए लिया गया है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ किसानों को फायदा हो सकता है। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के तहत किसान रेल के माध्यम से कृषि उपज को भेजने या परिवहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारतीय रेलवे की ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना चलाई जा रही है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप टू टोटल ऐसे अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन और भंडारण में 50% सब्सिडी मुहैया कराती है, जिसकी कीमत उत्पादन लागत से भी कम हो। किसान समेत कोई भी व्यक्ति किसान रेल के जरिए किसी भी अधिसूचित फलों और सब्जियों की फसल का परिवहन कर सकता है। रेलवे इन फलों और सब्जियों के परिवहन पर मात्र 50% परिवहन शुल्क लेगी। शेष 50% परिवहन शुल्क मंत्रालय की ओर से भारतीय रेल को अपनी ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत दिया जाएगा। बुधवार को रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से सब्सिडी वाली सामग्री की सूची में एक प्रकार का संतरा और हल्दी को शामिल भी किया जाएगा। फल में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी, संतरा, कीनू, लाइम, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट और नाशपाती। सब्जियों में सेम, फली, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकरा, खीरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर। किसान रेल कृषि उपज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तीव्र परिवहन सुविधा से अतिशीघ्र पहुंचाना सुनिश्चित करती है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा फायदा हो सकता है। छोटे किसानों और लघु व्यापारियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किसान रेल न केवल इस व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है, बल्कि ये किसानों की आय में वृद्धि के प्रयासों को साकार कर जिंदगियों में भी बदलाव ला रही है। तीव्र और सस्ता परिवहन, अनवरत आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराकर और जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज को बर्बाद होने से बचाकर बेहतर उपज मूल्य का आश्वासन देकर और किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावनाएं खोलकर किसान रेल निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। गौरतलब है कि भारतीय रेल निरंतर मालवाहक ट्रेनों के माध्यम से कृषि उपज के परिवहन प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे की मालवाहक ट्रेनें आवश्यक सामग्री की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार संचालित की जा रही थी, जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई समस्याएं ना हो। अधिक रेट उपलब्ध होने से गेहूं, दलहनों, फलों, सब्जियों जैसी फसलों के उठाव में बहुत अधिक सुधार हुआ है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।